हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फेमाइन्स इन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, जहां हम डिस्कशन करेंगे कि मेजर फेमाइन्स हमें कब देखने को मिलते हैं और कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे फेमाइन्स को लेकर। इसमें हम डिस्कशन करेंगे कि कौन से कमीशन इस्टेब्लिश किए गए और कब इस्टेब्लिश किए गए उनके बारे में भी। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं फेमाइन्स इन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, देखो पहले हम एक छोटा सा टाइमलाइन देखते हैं कि कब कौन आ रहा है और किस तरीके का काम हो रहा है, क्या मेंटेलिटी है, पहले उस चीज को जानते हैं। ठीक है, तो देखो हमें देखने को मिलता है 1750s और 60s के पीरियड में हमें यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के लाती है। ठीक है, और 1947 में यहां पे कंपनी चली जाती है, या हम ये कह सकते हैं ब्रिटेन का रूल खत्म हो जाता है, इंडिया इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये जो करीब 200 साल का जो पीरियड है, इस पीरियड में हमें 20 से 30 फेमाइन्स देखने को मिलते हैं। बहुत ज्यादा फेमाइन्स इस पीरियड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब क्या चीज है ऐसी जो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि कंपनी यहां पे ग्रोथ करने तो आई नहीं थी, डेवलपमेंट का तो कोई काम ही नहीं था। वो सेम उसका जो टारगेट था क्या था, एक्सट्रैक्शन, रिवेन्यू कलेक्शन। ठीक है, तो यहां पे हम समझते हैं 1760 से लेके 1860s तक, 1850s और 60s मतलब 57 का टाइम पीरियड अगर ले हम, जहां पे हमें रिवोल्ट देखने को मिलता है, इस टाइम तक हमें मेजर जो रोल देखने को मिलता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का देखने को मिलता है। यहां पे इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट है एक्सपेंशन, यहां पे इसका टारगेट है रिवेन्यू कलेक्शन। कहीं से भी आए, कैसे भी आए, बस हमें सिर्फ लूटपाट करनी है। यहां पे कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जहां से पैसा बच पाए। ठीक है, पूरी तरीके से एक्सट्रैक्शन। तो इसकी वजह से हमें यहां पे ना तो कोई किसी भी तरीके का डेवलपमेंट देखने को मिलता, ना ही हमें यहां पे किसी भी तरीके का एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, या एग्रीकल्चर को लेके बात करें, या फिर इरिगेशन को लेके बात करें, कोई भी काम ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और जब फेमाइन आते हैं तो वहां पे ये सामने खड़े कर देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को कि भाई देखो कंपनी यहां पे ऐसा काम कर रही है, हम तो क्या ही कर सकते हैं, हम तो क्या ही करें। ठीक है, तो वो इस तरीके की कहानी यहां पे लाते हैं और हमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्या होगा अभी देखेंगे उसके बारे में। इस पीरियड के बाद यहां पे आता है क्राउन, यहां पे हमें क्राउन का रोल देखने को मिलता है। अब क्राउन जब आता है तो इसने बोलना शुरू किया, देखो कंपनी कर रही है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब 1857 के बाद में यहां पे डायरेक्ट रोल क्राउन का आ जाता है। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम इंडिया को ऐसा बना देंगे, हम इंडिया को ऐसा बना देंगे, हम पे भरोसा करके देखो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन इस पीरियड में भी हमें बहुत सारे फेमाइन्स देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बहुत लोगों की डेथ होती है, यहां पे खाने के लिए खाना नहीं होगा, ऐसी सिचुएशन होगी इस टाइम पे। तब लोगों ने यहां पे आवाज उठाना शुरू किया, इंडियंस जागे कि भाई अब तो देखो आप, ठीक है पहले कंपनी थी, पहले प्राइवेट कंपनी थी जो ये सब कर रही थी, जिसका काम था एक्सपेंशन करना, रिवेन्यू कलेक्शन करना। ठीक है, अब तो क्राउन है, अब तो आपके हाथ में पावर है, अब तो चेंज करो कुछ, अब तो कुछ ऐसा काम करो जहां से हमें देखने को मिले कि आप इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हो। तो यहां पे प्रेशर क्रिएट किया जाता है कुछ इंटेलिजेंसिया के द्वारा, जो इंडिया के लोग होंगे वो प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो इसके बेसिस पे हमें यहां से कुछ कमीशन इस्टेब्लिश होते हुए नजर आएंगे। वो कमीशन आएंगे जरूर कि भाई लोगों को दिखा दो कि हम आ रहे हैं, हम आपके लिए कुछ काम करेंगे, लेकिन कुछ होगा नहीं होगा वो हम अभी चल के डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो ये सारी सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा फेमाइन्स हमें देखने को मिलते हैं। कैसे होंगे, कब होंगे, मेजर जो होंगे हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। पॉइंट समझ आ गया। एक छोटा सा ओवरव्यू आपके दिमाग में चलना चाहिए कि क्या हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो इसको अब समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा और अब हम इसको डिस्कशन करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे 70s के पीरियड में।
ठीक है, देखो 1770 में हमें देखने को मिलता है कि जब रॉबर्ट क्लाइव आता है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने यहां पर एक सिस्टम इस्टेब्लिश किया जिसका नाम है डायरकी। और डायरकी से यहां पर बहुत सारा प्रॉब्लम था, एक्सट्रैक्शन हो रहा था। तो इस पीरियड में हमें बंगाल में फेमाइन देखने को मिलता है बहुत ही ज्यादा, और इतना भयंकर अकाल वहां पे देखने को मिला कि जहां से 1 करोड़ लोगों की डेथ होती है। मतलब एक तरीके से हम ये बोलें कि इस टाइम पर हमें देखने को मिलता है कि 1/3 पॉपुलेशन बंगाल की है वो वाइप आउट हो जाती है। ठीक है, इतना भयंकर यहां पे हमें अकाल देखने को मिलता है। क्या होना है? कुछ ही नहीं। उसके बाद में हमारे पास में 1790 से 93 के पीरियड में हमें दूसरी बार फेमाइन देखने को मिलता है। यहां पे फेमाइन देखने को मिला, जहां हम बंगाल की बात करें, जहां हम उड़ीसा की बात करते हैं, जहां हम बिहार की बात करते हैं, नॉर्दर्न सरकार की बात करते हैं, इस टाइम पर हमें यहां पे देखने को मिलता है। हमें यहां पे कहां पे? बॉम्बे में, इन पार्ट्स में बहुत ज्यादा फेमाइन देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा। कुछ नहीं हुआ। क्या? कुछ नहीं, क्योंकि कंपनी अभी सामने कौन फेस करके खड़ा है? कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। हम तो क्या ही कर सकते हैं? कुछ नहीं। ठीक है, लोग मर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है 1805-6 में फिर से अगला रिवोल्ट, अगला हमें फेमाइन देखने को मिलता है। जहां पे हम बात करते हैं तो नीचे कर्नाटक में, कर्नाटक हो गया, नीचे मद्रास वाला रीजन हो गया, यहां पे फेमाइन देखने को मिलेगा। साउथ में भर भर के लोग मर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कोई, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कौन करे? मेन चीज हमारी क्या है? अभी हम फैक्टर्स पे डिस्कशन करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि क्यों आ रहे हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर पूरी तरीके से किस पे डिपेंडेंट है? सारे का सारा बारिश पे है, मॉनसून पे है। मॉनसून है तो एग्रीकल्चर है, नहीं है तो नहीं है। इनका काम क्या है? ये तो लुटेरे हैं, लूट रहे हैं कि जितना पैसा निकल सकता है वो निकाल लो। ठीक है, कोई काम नहीं हो रहा है। वैसे ही हमें देखने को मिलता है 1860s के पीरियड में, यहां पे 1860s तक हमें देखने को मिलता है और फेमाइन, जहां पे हम यूपी वाला रीजन हो गया, जहां पे हम राजस्थान वाला रीजन हो गया, पंजाब वाला रीजन हो गया। मतलब हमें नॉर्दर्न साइड में यहां पर भी हमें एक तरीके से हम ये कह सकते हैं हमें फेमाइन देखने को मिलता है। और जब भी लोग यहां पे वॉइस रेज करते हैं तो इस टाइम पर ये बोला जाता है कि भाई हम क्या करें, कंपनी खड़ी है, वो कर रही है, वो कोई काम करके ही नहीं दे रही, ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल। अभी तक ये सिचुएशन चल रही है। जब भी कोई बोलने की बात करे, जब भी कोई कुछ कहे तो कह दे कंपनी कर रही है, हम क्या करें? हमने तो एक्ट दिया था और उस एक्ट में हमने बोल दिया था कि भाई अब ये काम करो, उस एक्ट में हमने ये बोल दिया, लेकिन वो नहीं कर रहे तो हम क्या करें? तो इस तरीके की सिचुएशन हमें देखने को मिलती है, जहां पर बार बार इसी चीज को देखा जाता है कि लोग मर रहे हैं लेकिन कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सत्ता आ ही नहीं रही आगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर। यहां पर हमें देखने को मिलता है 1857 का रिवोल्ट हुआ। उसके बाद पावर आ गई अब क्राउन के हाथ में, कंपनी को कर दिया टाटा बाय बाय। अब कंपनी चली गई है, और जैसे ही कंपनी गई, क्योंकि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ उसके बाद यहां पे बोल दिया भाई कंपनी यहां नहीं रहेगी, अब से डायरेक्ट कंट्रोल होगा किसका? क्राउन का। ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्राउन रूल कर रहे आफ्टर 1857, क्राउन का डायरेक्ट कंट्रोल है। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब ध्यान से सुनना और समझना, आपको यहां से ये पता होना चाहिए कि किस पीरियड में जो फेमाइन आ रहा है वहां पे कौन वाइसरॉय होगा। इन्होंने बोला कि अब से गवर्नर जनरल नहीं, वाइसरॉय होंगे जो मेरे को डायरेक्टली मेरे रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो इंडिया में बैठेंगे। तो ठीक है, अब धीरे धीरे टाइम जा रहा है, 1866 का पीरियड आ गया। 1866 में अब हमें दोबारा से
फेमाइन देखने को मिला, भयंकर, बहुत खतरनाक वाला, जहां पे देख रहे हैं कि भाई एक फेमाइन है, वहां पे लोग मर रहे हैं, लेकिन अब करें क्या? तो लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया। यहां से लोग अब यहां पे एक तरीके से हम ये कह सकते हैं अवेयर हो रहे हैं, उठ रहे हैं, जग रहे हैं। यहां पे हमें जो वाइसरॉय देखने को मिलते हैं, वाइसरॉय वो देखने को मिलते हैं लॉरेंस, ठीक है, लॉरेंस, ठीक है। उन्होंने बोला कि अब हम क्या करें? तो लोगों ने यहां पे आवाज उठाना शुरू किया कि भाई कुछ तो करो, कोई काम कीजिए आप, ताकि हम यहां पे अपने आप को रोक पाए, बचा पाए। लोग मर रहे हैं हमारी आंखों के सामने, हमें बचाइए। अभी तक तो आप ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर बोल रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है, अभी तक हमारे हाथ में पावर नहीं है, आप इस तरीके से बच रहे थे, कुछ तो करो। इंटेलिजेंसिया इकट्ठा होता है यहां पे। तो इसके लिए इन्होंने बोला कि हम एक कमीशन को इस्टेब्लिश करते हैं, कमीशन बनाते हैं। पहला कमीशन यहां पे फेमाइन को लेके बनाया गया, जिसका नाम है कैंपबेल, कैंपबेल, कैंपबेल कमीशन। पहली बार एक कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया जिसका नाम है कैंपबेल, कि बिठाया कि देखो आप जाइए, कुछ करो ना करो, लेकिन लोगों को थोड़ी तसल्ली हो जाएगी कि भाई देखो हमने, देखो फेमाइन के लिए ना काम करने के लिए कमीशन बना दिए, आपके कहने पे किए। ये क्राउन करवा रहे कि हाँ देखो क्राउन आए तो वो आपके भले के बारे में सोच रहे हैं। किया कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया इसने। यहां से कोई कंक्लूजन नहीं निकला, कुछ रिपोर्ट नहीं आई, बस बनाया, खत्म हो गया, भूल गए सब। इसके 10 साल ही हुए। अब ध्यान से सुनना और समझना, 1876 से लेके 1900 का जो पीरियड होगा, ये जो पीरियड होगा, इस पीरियड में हमें बहुत सारे फेमाइन्स देखने को मिलते हैं, जिसमें मेजर हमें 3 फेमाइन देखने को मिलेंगे। मेजर 3 फेमाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पॉइंट क्लियर। सबसे पहले अगर हम बात करें 1876, ये कमीशन बने, कोई काम नहीं हुआ, लेकिन ये जो 25 साल होंगे, ये जो 25 साल होंगे, इसमें 1876 से 78 इस पीरियड में हमें यहां पे वाइसरॉय देखने को मिलते हैं, जिनका नाम है लॉर्ड लिटन। एज ए वाइसरॉय है, ठीक है, ये एज ए वाइसरॉय बैठे। इनके टाइम पर हमें फेमाइन देखने को मिलते हैं यहां इंडिया में, ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब जैसे ही इनके टाइम में फेमाइन आया, फिर लोग खड़े हो गए, भाई ये क्या हुआ, अब कैसे आ गया, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हम एक कमीशन को इस्टेब्लिश करते हैं, कुछ काम करेंगे इस पे, देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से करना चाहिए, हम सोचेंगे इसके बारे में। तो कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया, जिसका नाम है जॉन स्ट्रेची, स्ट्रेची, ये कमीशन इस्टेब्लिश किया गया। जॉन स्ट्रेची नाम का कमीशन यहां पे इस्टेब्लिश होता है कब? 1876-78 के टाइम पीरियड में, ठीक है। इसने रिपोर्ट ली, काफी सारी, एक बहुत कुछ लिखा इसने, बहुत कुछ, कि हमें ये करना चाहिए, इस तरीके से काम करना चाहिए, हमें ये चेंजमेंट करना चाहिए। रिपोर्ट बनाई इन्होंने, रिपोर्ट, लेकिन हुआ कुछ नहीं हुआ। कुछ सोचे, कुछ करें, उससे पहले हमें अगले 20 साल में 1896 और 98 इस पीरियड में हमें दोबारा से अगला हमें फेमाइन देखने को मिलता है कि भाई अब क्या हुआ, आप काम करने के लिए आप कमीशन पे कमीशन बनाए जा रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी हमें यहां किसी तरीके का कोई काम होता हुआ या कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी चेंजमेंट देखने को नहीं मिलता है। यहां पे हमें वाइसरॉय देखने को मिलते हैं, जिनका नाम है लॉर्ड एल्गिन टू, ठीक है, ये बैठे। इस टाइम पर इन्होंने भी एक कमीशन इस्टेब्लिश कर दिया, जैसे पीछे वाले कर रहे थे कि भाई लो देखो, आपके कहने पे हमने एक नया कमीशन इस्टेब्लिश कर दिया है, जिसका नाम है जेम्स लिल। इस नाम से हमारे पास 3rd कमीशन देखने को मिलता है। ध्यान रखना, पहला कमीशन कैंपबेल, दूसरा कमीशन जॉन स्ट्रेची, तीसरा कमीशन जेम्स लिल।
ठीक है, ये स्टेब्लिश किया, इसको बिठाया, भाई सोच कुछ ऐसा कर ताकि हमें थोड़ा सा फेमाइन में रिलीफ आ सके। यहां लोग मरने लग रहे हैं, बहुत सारी डेथ हो रही है, कुछ कीजिए इस पे, कुछ रिपोर्ट बनाइए, कुछ काम कीजिए। तो इन्होंने भी रिपोर्ट बनाना शुरू किया, ध्यान से सुनना, रिपोर्ट बनाना शुरू किया। इतने में ही अगले ही साल 1899 में हमें अगला फेमाइन देखने को मिलता है, बहुत खतरनाक खतरनाक। ठीक है, इस टाइम पे हमें वाइसरॉय देखने को मिलते हैं, दैट इज नोन एज लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, ठीक है, आपको नाम पता होना चाहिए कि उस टाइम पे कौन वाइसरॉय है और कौन सा कमीशन आ रहा है। इन्होंने अब वही सेम चीज, इनके टाइम में भी वही सेम चीज होगी कि भाई एक और कमीशन बनाते हैं। अब जैसे ही कर्जन आए तो यहां से एक कमीशन स्टेब्लिश किया, और वो कमीशन स्टेब्लिश किया दैट इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, मैकडोनेल, मैकडोनेल कमीशन, इसकी स्टेब्लिशमेंट की। अब ध्यान से समझना और सुनना, अब जैसे ही लॉर्ड कर्जन आए तो इनके दिमाग में अब चल रहा है कि भाई ये जो फेमाइन्स आ रहे हैं इसके पीछे रीजन है कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आ रहे हैं। इनको समझ आया कि अब हमारे पास में हमारी पॉलिसीज कुछ ऐसी है जो हम काम कर रहे हैं यहां पे, क्योंकि इसने कंडीशन देखी, यहां कंडीशन देखी कि यहां हेल्थ के इशू आ रहे हैं, हेल्थ इशू, यहां पे लोगों में डायरिया देखने को मिलता है, यहां पे लोगों में कोलेरा फैलते हुए नजर आया, कोलेरा, कोलेरा, ठीक है, प्लेग देखने को मिलते हैं। यहां पे हमें जो लोगों में इम्यूनिटी है वो इतनी डाउन चली गई, फूड क्राइसिस इस पीरियड में देखने को मिलते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिलती है, देखने को मिलती है। अब लॉर्ड कर्जन सोच रहा है कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, हमारी पॉलिसीज में कुछ चेंजमेंट लाना पड़ेगा, हमें कोई काम करना पड़ेगा जिसकी वजह से हम सोच पाए कि इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में क्या करना चाहिए। और मेजर सोर्स क्या है, फूड, मेन चीज फूड है, मेन चीज है जो फूड की क्राइसिस है उसको रोकना है, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। और यहां से जो मैकडोनेल जो ये कमीशन है इसकी रिपोर्ट्स पर कुछ काम किया गया, और यहां से हमें देखने को मिलता है लॉर्ड कर्जन काम करना शुरू करेंगे, और पहली बार हमें देखने को मिलेगा इरिगेशन सिस्टम को लेकर। इसने कहा कि देखो इरिगेशन पे काम करो, कुछ काम इरिगेशन पे करते हैं, एग्रीकल्चर पे करते हैं। तो यहां इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया इरिगेशन कमीशन, बोले कमीशन इस्टेब्लिश करो। अभी तक तो फेमाइन कमीशन इस्टेब्लिश कर रहे थे, अब एग्रीकल्चर को लेकर काम करो, इरिगेशन, इरिगेशन कमीशन इस्टेब्लिश करो। देखो किस तरीके का डेवलपमेंट हो सकता है, इरिगेशन में क्या काम हो सकता है। इन्होंने कहा एग्रीकल्चर को लेकर कमीशन इस्टेब्लिश करो और देखो क्या होगा। तो इन्होंने कॉलेज इस्टेब्लिश किया जो पूसा नाम से हम जानते हैं, जो पहले हमें देखने को मिलता है बिहार में इस्टेब्लिश किया गया, बाद में दिल्ली शिफ्ट किया गया। तो वो सारे इस्टेब्लिशमेंट करता है कि हमें कुछ काम करना चाहिए, यहाँ लोग मर रहे हैं, लोगों की इम्यूनिटी पूरी तरीके से वीक हो चुकी है, हमें लेबर चाहिए, हमें आर्मी में लोग चाहिए। वो कब आएंगे, जब लोगों के पास इम्यूनिटी नहीं होगी, लोग मर जाएंगे, कहां से लाएंगे हम लोग। ठीक है, वहां पे कोलेरा, प्लेग, इस तरीके की बीमारियां बहुत ज्यादा फैल रही है। तो इसी के चक्कर में यहां से शुरू करते हैं थोड़ा सा कुछ काम, और इस पर इसने 2 कमीशन इस्टेब्लिश किया और एग्रीकल्चर पे और इरिगेशन पे काम करना शुरू किया। ठीक है, फिर पीरियड देखने को मिलता है हमें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, 1943 में फिर दोबारा से फेमाइन देखने को मिलता है, और इस टाइम पर हमें वाइसरॉय देखने को मिलते हैं, दैट इज लिंगलिथगो। और वहां पे कौन बैठे हैं, वहां पे हमें चर्चिल देखने को मिलते हैं ब्रिटेन में। ठीक है, ठीक है। अब इस टाइम पे फिर से फेमाइन आया,
यहां कंडीशन चल रही है वर्ल्ड वॉर 2 की। वर्ल्ड वॉर 2 क्यों आया, उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इन्होंने सारे फूड को डाइवर्ट कर दिया आर्मी के पास कि भाई यहां से जो भी खाना होगा, क्योंकि मेन चीज क्या है? लड़ाई। बोले हमें वो जीतना है, उसके लिए हमें लोग मर रहे हैं, मरने दो, हमें कोई मतलब नहीं है आम जनता के साथ क्या हो रहा है, कोई लेना देना नहीं है। मेन काम है आर्मी में जो लोग लड़ रहे हैं उनके पास खाना पहुंचना चाहिए, उनके पास ही सारा फूड जाना चाहिए। इन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। यहां से हमें देखने को मिलता है फेमाइन, और इसी को लेकर लोगों ने रिवोल्ट करना शुरू किया। इसी को लेके लोग इकट्ठे होते हैं कि भाई अब बहुत हो गया, अब हमें चाहिए एक स्टेबिलिटी, हमें चाहिए कमीशन जो इस्टेब्लिश करो कि हमारे लिए कुछ किया जा सके। इस पर चर्चिल बैठ के सोचते हैं कि है तो गलत ही ये चीज कि हम फूड क्राइसिस में बैठे हैं, और जबकि इंडिया में फूड क्राइसिस हो नहीं सकता, उसके बावजूद भी हमारे पास में फूड क्राइसिस है। तो यहां से अगला एक कमीशन बनाया जाता है जिसको बोलते हैं वुडहेड कमीशन। इसने बोला कि अब हमें कुछ ऐसा सिस्टम या ऐसी एक बॉडी बनानी पड़ेगी जो बफर स्टॉक करे फूड का। बफर स्टॉक मतलब ऐसी बॉडी बनाओ जो कि खाने के लिए जो फूड है उसको एक तरीके से मैं कहें, इन फ्यूचर अगर कुछ टाइम के लिए हमारे पास में बारिश या नहीं होती है, ठीक है, तो हम उस पर डिपेंड रह सके, पूरी तरीके से मॉनसून के ऊपर डिपेंड ना रहे। इसके लिए हमें देखने को मिलता है जो आज के टाइम में हमें फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो देखने को मिलता है वो इस्टेब्लिशमेंट होता है इस कमीशन के बेस पे। वुडहेड कमीशन हमें यहां पे इस्टेब्लिशमेंट होते हुए नजर आता है। पॉइंट क्लियर एकदम। तो हमारे पास में यहां ये पॉइंट आया। इसके बाद ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है कि किस तरीके से आगे हम 1947 के बाद में हम देखेंगे कि पंचवर्षीय योजना आती है, कैसे आती है, क्यों आती है, वो हम इकोनॉमी वाले पार्ट में देखेंगे कि जहां पे एग्रीकल्चर को फोकस किया गया कि उस पर क्या काम करना चाहिए, किस तरीके से हम अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम आगे देखेंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब हम ये समझते हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स रहे जो रिस्पॉन्सिबल हैं इन फेमाइंस को लेके, क्यों आए, मेन रीजन क्या है, आखिर इतने फेमाइंस होने के पीछे रीजन क्या है। ठीक है, उसको समझते हैं। देखो, सबसे पहला तो है हमारे पास में रेन फेड एग्रीकल्चर, क्योंकि हम पूरी तरीके से किस पे डिपेंडेंट है, हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे मॉनसून पे। बारिश अच्छी होगी तो ही हम ग्रो कर पाएंगे, अच्छी क्रॉप होगी, अच्छा प्रोडक्शन होगा और हम अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। अदरवाइज हमारे पास कोई दूसरा सोर्स नहीं है। इरिगेशन फैसिलिटी नहीं, या इरिगेशन डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं, एग्रीकल्चर पे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं, एग्रीकल्चर पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। अब किस तरीके से डेवलप हो, ठीक है, उसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फोर्थ, कॉमर्शियलाइजेशन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, कॉमर्शियलाइजेशन क्या है? देखो, इंडिया में हमें दो तरीके से कॉमर्शियलाइजेशन देखने को मिलता है। पहला जिसको बोलते हैं हम निज सिस्टम, और दूसरा जिसको हम बोलते हैं रैयती सिस्टम। ये रैयतवाड़ी सिस्टम नहीं है, ये रैयती सिस्टम है। क्या है, अभी देखते हैं इस चीज को, अभी समझते हैं। ठीक है, तो देखो निज सिस्टम क्या है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे क्या होता है, ब्रिटेन से या ब्रिटिश का एक बंदा आएगा जो प्लांटर होगा। इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए कि भाई हम फूड क्रॉप को बजाय हम कैश क्रॉप की तरफ अपने आप को डाइवर्ट करें। ये चाहते हैं फूड क्रॉप को छोड़ो, हमें चाहिए कैश क्रॉप्स, जहां पे मेनली इंडिगो की कल्टीवेशन चाहिए। इनको क्या चाहिए, इंडिगो की कल्टीवेशन। तो यहां पे क्या हो रहा है, ब्रिटिश से या ब्रिटेन से प्लांटर्स आ रहे हैं, इंडिया में आए, उन्होंने यहां पे आके कुछ लैंड लीज पे ले ली,
उन्होंने कहा कि हमें लैंड दे दो लीज पर, हम आपको रेंट पे करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज, इन्होंने यहां आकर लेबर हायर करना शुरू कर दिया। लेबर हायर करेंगे, इनको चाहिए अब इक्विपमेंट भी, क्योंकि बिना इक्विपमेंट के थोड़ी ना कोई काम कर पाएगा, तो इनको इक्विपमेंट चाहिए। अब ये हायर करना शुरू कर दिया। अब इसके बेस पे ये खेती करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या थी इनके साथ? प्रॉब्लम ये है क्योंकि इनको कोई भी लैंड लीज पे नहीं मिल रही। सबसे पहली प्रॉब्लम, लैंड लीज पे कोई दे नहीं रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि सारी की सारी जमीन जमींदारों के हाथ में है। सारी जमीन किनके हाथ में? जमींदारों के। और जमींदार कह रहा है भाई नहीं, लीज पे नहीं देंगे क्योंकि मेरी कमाई रुक जाएगी। फिर अगर आपको दे दिया तो फिर क्या मिला मुझे? मुझे तो कुछ नहीं मिला। तो पहली चीज तो लैंड लीज पे नहीं मिल रही। दूसरी चीज, अब लेबर नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि लेबर अब समझदार हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता है, हम तो नहीं जाएंगे ब्रिटिशर्स के साथ, हमें नहीं करना वहां पे काम। तीसरा, अब इक्विपमेंट ये इतने ज्यादा है नहीं, इतनी क्वांटिटी है ही नहीं कि उनको हर जगह पे लगाया जाए, क्वांटिटी उनकी कम है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है ये जो सिस्टम शुरू किया गया, निज सिस्टम जो स्टार्ट करने की कोशिश की यहां से कि भाई हम इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है, कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं, वो नहीं कर पाए। निज सिस्टम एक तरीके से इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो फेल हो गया। अब ये पहुंचे भागते भागते किसके पास? ब्रिटिशर्स के पास में, जो हम एक तरीके से हम ये कहते हैं वाइसरॉय के पास में, कि भाई हम आए थे आपके यहाँ पे क्रॉप कल्टीवेशन करवाने के लिए, लेकिन हम कर ही नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ मिल ही नहीं रहे, तो हम कैसे करें? तो इसके लिए ब्रिटिशर्स ने बोला कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, हम हैं, हम देखते हैं इस चीज़ को, हम करवाते हैं, आपका सिस्टम करवाते हैं, ये चीज़ बात करते हैं इसके बारे में। अब ये पहुंचे किनके पास में? जमींदारों के पास, कि देखो हम आपके लिए एक प्लान लेके आए हैं। ध्यान से समझना। अब इन्होंने क्या कहा? जमींदारों से कहा कि देखो हम आपके सामने एक प्लान रखते हैं, और वो प्लान ये है, सिंपल सा प्लान है। मान लो आपकी ये पूरी लैंड है, हमें पूरी लैंड लीज पे नहीं चाहिए, हमें पूरी लैंड से कोई मतलब नहीं है, हमें चाहिए बस इसका 1/3 1/3 पार्ट। ये जो लैंड है, इस लैंड का हमें 1/3 पार्ट दे दो बस। ठीक है, ये जो लैंड है इसका सिर्फ 1/3 पार्ट हमें दे दो, बाकी का जो पार्ट है वो आप यूज करो, अपनी एग्रीकल्चर के लिए यूज करो, आपको जो उगाना है वो उगाइए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। 1/3 पार्ट हमें सिर्फ 1/3 पार्ट दे दो। बोले अच्छा ठीक है, तो इससे क्या होगा? बोले आप इसके ऊपर क्रॉप प्रोडक्शन कीजिए इंडिगो की, इंडिगो। अब फार्मर है, उन्होंने बोला कि भाई हम क्यों उगाए? जमींदार ने बोला कि हम क्यों उगाए, इसको खरीदेगा कौन? तो यहां पे इन्होंने बोला हम आपको एडवांस में पैसा देते हैं, हम खरीदेंगे, हम गारंटी लेते हैं आपसे, हम खरीदेंगे भाई, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपको कहीं लेके जाना पड़ेगा, हम आपके घर पे आएंगे, आपसे खरीद के ले जाएंगे, ये एडवांस में पैसा लीजिए और आप बस यहाँ पे हमें इतना पार्ट दे दो। अब ऐसे करते करते बहुत सारे लोग इस जाल में फंस गए, और इस तरह से ये जो सिस्टम बना, इसी को बोलते हैं हम रैयती सिस्टम, रैयती। क्योंकि ये शुरू में लोगों को ये पता नहीं था कि ये जो यहाँ पे इंडिगो की कल्टीवेशन होगी, इसकी जो रूट्स है वो रूट्स इतनी आसानी से जमीन से जाएंगी नहीं, वो आगे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, जिस वजह से लोगों ने शुरू में ट्रस्ट किया कि हमें पैसा चाहिए, क्योंकि लोगों को पैसा चाहिए था, कि लोगों के पास पैसे नहीं थे, वो मनी लेंडर्स के पास जा रहे थे पैसा लेने के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि ठीक है, आप हमें एडवांस में पैसा दे रहे हो, हम पैसा लेते हैं और हम यहाँ पे इंडिगो कल्टीवेशन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। बाद में 2 साल 3 साल बाद में जब इन्होंने देखा कि लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो डाउनफॉल जा रहा है, वो तो गिरती जा रही है, अच्छी क्रॉप हो नहीं पा रही है, क्योंकि इंडिगो ने पूरी तरीके से लैंड की जो फर्टिलिटी है उसको डाउन कर दिया। इस बेसिस पे हमें देखने को मिलता है, यहीं से जन्म लेता है इंडिगो रिवोल्ट। क्या है वो हम आगे देखेंगे, जब हम रिवोल्ट्स पढ़ेंगे ना, एक एक करके उनके बारे में समझेंगे, कहां पे कौन सा रिवोल्ट हुआ, क्यों हुआ,
उसको लीड करने वाला कौन है, वो सब चीजें हम आगे चल के देखेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? तो कॉमर्शियलाइजेशन दूसरा फैक्टर, इस तरीके से लोगों की लैंड खराब हो गई, लोग कैश क्रॉप की तरफ चले गए। पॉइंट क्लियर? उसी तरीके से हमारे पास डेवलपमेंट जो इन्होंने किया इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, उसमें रेलवे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फेमाइंस को लेके। रेलवे, क्योंकि इन्होंने रेलवे का जाल बिछाना शुरू किया अपने फायदे के लिए। उन्होंने रेलवे बनाया कि भाई देखो हम यहां पे लोगों को लेके जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या कर रहे थे, वो क्रॉप्स का जो यहां पे प्रोडक्शन हो रहा है उन प्रोडक्शन को ये लेते और लेके ये ऐसी जगह पे, जैसे जो भी क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, जो फूड प्रोड्यूस हो रहा है, उस फूड को लेते हैं और लेके ये ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहां वॉर हो रही है, आर्मी के पास में सप्लाई कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फूड का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हिली एरियाज में इन्होंने क्या कर दिया, हिली एरियाज में टॉय ट्रेन चलाई। क्यों? ताकि वहां से जो भी प्रोडक्शन होगा वो सारे का सारा प्रोडक्शन कहां चला जाए, बाहर जाए, विदेशों में जाए, जहां पे लड़ाइयां हो रही है। इनका काम है एक्सपेंशन करना, रिवेन्यू कलेक्शन करना। पॉइंट क्लियर? किसी तरीके की कोई भी पॉलिसी ना लेके आना, कोई पॉलिसी ना लेके आना डेवलपमेंट को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। तीसरा, वॉर पे वॉर, वाइसरॉय जो भी अपॉइंट होते हैं, जो भी वाइसरॉय अपॉइंट होते हैं, वो नेग्लेक्शन, एक तरीके से नेग्लेक्ट करके चलते हैं कि क्या रखा है, कुछ नहीं करना, हमें बाढ़ में जाए, हमें कोई मतलब ही नहीं है। ऊपर से हमें देखने को मिलता है कॉन्टिन्यूअस वॉर, कॉन्टिन्यूअस वॉर। ये जो सारे कंडीशंस हैं, ये जो सारे के सारे फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है इतने सारे फेमाइंस इंडिया में, लोग बर्बाद हो रहे हैं। यहां पे हमें देखने को मिलता है रातों रात फार्मर चेंज हो जा रहे हैं। क्या हो रहा है? क्योंकि देखो सिस्टम क्या चल रहा है, फार्मर के नीचे जमींदार बैठे हैं और इनके आगे बैठे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग बैठे हैं। तो सिस्टम क्या चल रहा है, फार्मर ये जब तक पैसा जमींदार को दे रहे हैं, फार्मर जब तक पैसा रेंट के रूप में जमींदार को दे रहे हैं तब तक तो ये बैठे हैं, और जब तक जमींदार पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी को दे रहे हैं तब तक जमींदार बैठे हैं। जिस दिन इसने डिफॉल्ट मारा तो फार्मर गायब, भाई तू हट, तेरा कोई काम ही नहीं है, पैसे नहीं आ रहे तो खत्म, हटाओ इसको। जमींदार ने आगे नहीं भेजा तो जमींदार खत्म, तो लैंड जमींदार के पास, और जमींदार का डिफॉल्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में लैंड। मतलब इस तरीके से सारी लैंड क्या हो रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में जा रही है। ये सारे का सारा चीजें हमें देखने को मिलता है फेमाइंस को रेस्पॉन्सिबल, एक तरीके से ये फैक्टर है जो रेस्पॉन्सिबल है फेमाइन को लेके, जहां से हमें फूड क्राइसिस देखने को मिलती है इंडिया में। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? बहुत लोग मरते हैं, बहुत लोग, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी बैठ के सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन करती रहेगी, सिर्फ कलेक्शन, कि जितना पैसा लूटा जा सकता है उतना लूटिए। क्या रखा है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है फेमाइंस इन इंडिया। आपको सारे के सारे वाइसरॉय पता होने चाहिए कि किस टाइम पीरियड में कौन वाइसरॉय अपॉइंट हो रहा है और उसने कौन सा कमीशन इस्टेब्लिश किया, दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पॉइंट क्लियर? तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कशन किया फेमाइंस इन इंडिया। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।